नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू एज कंपनीज हैं, स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं, ये इनके फंडामेंटल्स इतने ख़राब क्यों हैं एंड इनके जब आईपीओज आते हैं तो वो आईपीओ बहुत जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा नाइका का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया, उसके अलावा पॉलिसी बाजार का आया और भी बहुत सारे आईपीओज आए, बट वो बहुत जल्दी जो है गिर गए एंड उनकी जो वैल्यूएशन थी उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अभी रिसेंटली मामाअर्थ का भी आईपीओ आना था 24,000 करोड़ का, बट कहीं ना कहीं वो भी ड्रॉप कर दिया गया। आज की डेट में क्या है, अब इन्वेस्टर इतना जागरूक हो गया है, अब मीडिया में इतनी चीज़ें आने लगी हैं कि मामाअर्थ जैसी कंपनी जो कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रही थी उसको रोल बैक करना पड़ता है। इवन बोट का भी मैंने सुना है कि उन्होंने अपना आईपीओ जो है रोल बैक करा है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से इनके फंडामेंटल्स खराब है। पहला पॉइंट होगा हाई वैल्यूएशन। अब देखिए, इनके जो वैल्यूएशन होती है ना वो इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि वो इनके बिजनेस को जस्टिफाई नहीं करती हैं। टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी जो मामाअर्थ का आईपीओ जो रोल बैक किया गया है, जो आना था बट नहीं आ पाया, अब उसमें 20 या 22 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है एंड वो वैल्यूएशन मांग रहे हैं 24,000 करोड़ की। अब ये वही मामाअर्थ है जिसकी जो फाउंडर है गजल अलग, जो शार्क टैंक पे आती थी एंड शार्क टैंक पे ऐसा होता था कि अगर आपकी 20 करोड़ की सेल है, 5 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लोग कहते थे कि भाई आपको तो 15-20 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो जब आप वही चीज़ शार्क टैंक पे बोल रहे हो तो आप अपनी खुद की कंपनी में कैसे ये चीज़ कर सकते हो कि आपका 22-23 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है ना, आप 24,000 करोड़ की यानी 1000 टाइम्स ऑफ योर प्रॉफिट की आप वैल्यूएशन मांग रहे हो स्टॉक मार्केट में। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी तो मेरे को समझ में आया कि ये हाई वैल्यूएशन का खेल सिंपल सा ये है कि ये लोग अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको एग्जिट देना चाहते हैं। अब जब ये एग्जिट देने की बात करते हैं तो एग्जिट का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने मामाअर्थ में बहुत पहले इन्वेस्ट किया होता 1% इक्विटी पे एंड मान लीजिए मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए होते। अब मैं एज ए इन्वेस्टर ये चाहता हूँ कि मेरे वो 100 करोड़ जो है 1000 करोड़ हो जाए एंड मेरे को 1000 करोड़ का एग्जिट मिले। तो अगर मेरे को वो एग्जिट चाहिए तो कहीं ना कहीं मामाअर्थ को अपनी वैल्यूएशन जो है 10 टाइम्स करनी पड़ेगी फ्रॉम द टाइम मैंने इन्वेस्ट किया था। तो इन कंपनीज का जो फोकस है ना वो सारा इन चीज़ों पर रहता है कि हमें आईपीओ में एक तरीके से शेयर्स को जो है डंप करना है, अपनी इक्विटी को डंप करना है एंड जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको खरीदवाना है। अब जब इनोसेंट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो उनको हो सकता है प्राइस कम लगे, ज़्यादा लगे, कुछ भी है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने जो वैल्यूएशन लगाई है वो ऐसी होती है कि उनके जो शुरुआत के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, चाहे एंजल इन्वेस्टर्स हो चाहे जो भी हो, उन सबको एक अच्छा एग्जिट मिल जाता है। बट यहाँ पे फंसता कौन है, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग फंस जाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा फोकस ऑन कस्टमर्स। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब इनकी कंपनी स्टार्ट हुई है तो ये लॉस पे लॉस खाते हैं, पैसे बर्न करते हैं एंड फिर उसके बाद ये फोकस करते हैं कि बस हमारे कस्टमर ज़्यादा हो जाए एंड हमें इस बात से मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है, हमें अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है एंड ये उस कस्टमर बेस एंड मार्केट शेयर के बेसिस पे फंडिंग उठाते हैं, उसी बेसिस पे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ये लोग करते हैं। अब जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी कंपनी चाहे 2000 करोड़ की हो जाए बट वो है तो लॉस में। अब जब वो लॉस में है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। देखिए, मैं शार्क टैंक के जो शार्क्स हैं उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट ज़्यादातर शार्क्स की कंपनीज जो है वो लॉस में है। वो क्यों हैं? वहाँ पे वो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई आपका अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो आप प्री रेवेन्यू हो, इट इज़ नॉट इन्वेस्टेबल बिजनेस और ये सब चीज़ें होती हैं। शार्क्स जो भी अपने कमेंट्स देते हैं मैं सबसे एग्री नहीं करता हूँ, बट हाँ ये ज़रूर है कि कुछ कुछ उनके कमेंट्स अच्छे होते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि जो चीज़ शार्क्स वहाँ पे छोटे बिजनेसेस को बोल रहे हैं, जो फंडिंग उठाने आए हैं, मान लीजिए 30 लाख की, 50 लाख की, 60 लाख की, वो चीज़ उन्हें अपने भी बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट होगा फोकस ऑन फंडिंग। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यू एज जो बिजनेसेस आ रहे हैं, जो न्यू एज स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं हमारे देश में, सबको फंडिंग का एक बहुत बड़ा वो हो गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ कि एक फोमो टाइप का हो जाता है जो नए नए बिजनेसेस आते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई इसको फंडिंग मिली है तो मेरे को क्यों नहीं मिली। फंडिंग उनके लिए एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हाँ ये फंडिंग मिल गई तो मतलब आप गंगा नहा लिए। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपके कस्टमर्स कितने हैं कितने नहीं है, वो या आपका प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, आपको बस एक वो कहते हैं ना एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर की मेरे को फंडिंग मिल गई है। अब अगर मैं ज़ीरोधा का एग्जांपल दूँ, वो टोटली बूटस्ट्रैप्ड है, उन्होंने कोई फंडिंग नहीं ली है, कुछ नहीं है, सारी इक्विटी जो फाउंडर्स हैं उनके पास है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा साउंड है इस मामले में कि हमारी इक्विटी भी हमारे पास है एंड हमारा बिजनेस भी बूटस्ट्रैप्ड है एंड प्लस उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है। वो लोग फंडिंग के पीछे नहीं भागे। ये चीज़ बहुत रेयरली कोई कंपनी करती है, कोई स्टार्टअप करती है। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है ना, उनका जब फोकस केवल फंडिंग पे हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनका जो अटेंशन है टुवर्ड्स प्रोडक्ट
उनका जो अटेंशन होता है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी या टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस वो डाउन हो जाता है। एंड जब वो डाउन होता है ना, तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट करती है जब आपका आईपीओ आ चुका होता है। अब जैसे मैं एक फुल टाइम शेयर मार्केट इन्वेस्टर हूँ, रोज़ मैं 6 घंटा जी बिजनेस देखता हूँ। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेरे को अपने सिस्टम पे बैठना होता है, ट्रेड्स लेने होते हैं, इन्वेस्टिंग करनी होती है एंड एवरीथिंग। हमें एक एक न्यूज़ का ध्यान रखना होता है। कहीं पे मान लीजिए किसी वेयर हाउस में चोरी हो गई, या किसी कंपनी की कस्टमर सर्विस ख़राब हुई, या किसी का क्वार्टरली लॉस आया, उसके चक्कर में शेयर प्राइस नीचे हो गया, या फिर मान लीजिए किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसका शेयर प्राइस ऊपर हो गया, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एंड जब आप आईपीओ लेकर आते हो तो आप एक तरीके से अपनी बैलेंस शीट को पब्लिकली खोल रहे हो। एंड होता क्या है ना कि जब आप इनिशियल स्टेज पे, प्री आईपीओ स्टेज पे, जब आप लोग फंडिंग के पीछे भागते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है, आपका कस्टमर सर्विस खराब हो जाती है, एंड आपका जो बैलेंस शीट है वो भी खराब रहती है। जब ऐसा होगा तो आप आईपीओ के बाद सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नायका के प्रोडक्ट्स में ये प्रॉब्लम है, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में ये प्रॉब्लम है, या पॉलिसी बाजार में ये प्रॉब्लम है, पेटीएम में वो प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें लास्ट ईयर नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि उस समय पे एक एक्साइटमेंट था कि अरे न्यू एज कंपनीज हैं, इनके आईपीओज आए हैं, यूनिकॉर्न हो गई, ये है वो है एंड ऑल दैट। फोर्थ पॉइंट होगा लैक ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। अब यूजुअली होता क्या है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो ना, तो आप बताते हो कि हमारा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है हमारे कॉम्पिटिटर से, एंड आप जो एक तरीके से कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करते हो। आपका आईपीओ आ गया, सब कुछ है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आपको पता लगता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि ये चीज़ पहले भी पता लग सकती है, बट आईपीओ के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से पता लग जाती है। अब जैसे रिसेंटली मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात करी जिन्होंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। देखिए, मैं मामाअर्थ को कोई डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं नायका को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस एक एग्जाम्पल जो मेरे एक रिश्तेदार ने दिया उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने जो है मामाअर्थ एंड नायका दोनों से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, एंड उन्होंने क्लियरली मेरे को ये बात बोली कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटिटर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, एंड कॉम्पिटिटर भी ऐसे जो कंपनीज 20-20, 25-25 साल से काम कर रही हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, एंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं। अब जब आपकी कंपनी आईपीओ निकालने वाली है तो आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखा जाता है, और ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको कंपेयर किया जाता है। तो जो हिडन उसकी कमियाँ होती है ना, वो सामने आती हैं। एंड वो इस वजह से सामने आती है क्योंकि जो इनिशियल स्टेज पे जो रिसर्च होनी थी ना, वो सही से नहीं हुई होती है। ये कहीं ना कहीं आप इसको तीसरे पॉइंट से भी जोड़ सकते हो कि फंडिंग पे ही इतना ज़्यादा ध्यान था, या कस्टमर एक्विजिशन पे इतना ज़्यादा ध्यान था कि उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। पांचवा पॉइंट होगा लैक ऑफ नॉलेज। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ फाउंडर्स के साथ होता है, कुछ क्या बहुत सारे फाउंडर्स के साथ होता है कि वो जिस बिज़नेस में एंटर कर रहे हैं ना, उनको उस बिज़नेस की नॉलेज ही सही से नहीं होती है। बहुत बार मैंने देखा है ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बिकॉज मान लीजिए कोई स्ट्रोक ऑफ लक था, या किसी रीज़न की वजह से उनको फंडिंग भी मिल गई, सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, एंड एक ख़राब प्रोडक्ट होते हुए भी, या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए भी उनको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, बड़ी कंपनी बन जाते हैं। बट कहीं ना कहीं क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उनके प्रोडक्ट की खामियां निकलनी सामने आती है, एंड उनके बिजनेस की खामियां निकलनी सामने आती है। देखिए, प्रोडक्ट की खामियों के बारे में तो हमने पिछले पॉइंट में बात करी थी, बट यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रॉपर बिजनेस है उसको कैसे चलाना है, मार्केटिंग की नॉलेज हो, एचआर की नॉलेज हो, या फिर मान लीजिए आपके ऑपरेशंस की नॉलेज हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, इन सब की नॉलेज जब आपको नहीं होती है तो कहीं ना कहीं यू आर बाउंड टू फेल। शार्क टैंक पे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनका मार्केटिंग ठीक है, प्रोडक्ट खराब है। कुछ आते हैं जिनका प्रोडक्ट ठीक है, मार्केटिंग खराब है। कुछ आते हैं जिनका प्रोडक्ट और मार्केटिंग दोनों ठीक है, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, मार्केटिंग भी सही हो रही है, बट उनका जो कस्टमर सर्विस है वो खराब है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो इस इंप्रेशन में चले जाते हैं कि हमने अगर बस एक प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, या फिर मार्केटिंग अच्छी कर ली, एंड हमने इतने इतने कस्टमर्स एक्वायर कर लिए, तो हम एकदम फंडिंग ले लेते हैं एंड एकदम आईपीओ निकाल देते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आपको हर एक चीज़ की रिसर्च करनी है। मैंने 5 साल ई कॉमर्स पे काम करा है, मैंने फैशन ज्वेलरी वगैरह सेल करी है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। हमें एक एक चीज़ को रिसर्च करना पड़ता था। फैशन ज्वेलरी में जैसे हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स बेचते थे, तो उसमें क्या था कि कौन से सेमी प्रेशियस स्टोन्स ऐसे जिनकी डिमांड ज़्यादा है, पैकेजिंग कौन सी अच्छी चलेगी, मार्केटिंग चैनल्स कौन से ऐसे हैं जो हमें अच्छे रखने हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आने चाहिए, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहाँ से होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, सप्लाई चेन कैसी है, इसके अलावा आपकी
अमेजोन की जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है, इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक पेजेस पे कैसे मार्केटिंग करनी है। एंड उसके अलावा जो हमने जो एक छोटी सी कंपनी बना रखी थी उसमें हमें ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है, एचआर कैसे मैनेज करना है, या टैक्सेशन हमें कैसे मैनेज करनी है, फाइनेंसेस हमें कैसे मैनेज करनी है, ये सारी नॉलेज हमें होनी ज़रूरी थी। बहुत सारे बिजनेसेस के साथ होता क्या है ना कि ये लोग कुछ कुछ चीज़ें तो मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये फंडिंग ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि इन्वेस्टर आ गया वो बता देगा। अब इन्वेस्टर अपने हिसाब से बताता है, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि ये किसी गलत तरीके के इन्वेस्टर को ले लेता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो फार्मा के बिजनेस में है एंड आप ऑटो पार्ट्स की कंपनी चला रहे हो एंड आप उससे फंडिंग ले लो, तो क्या वो चीज़ सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज जिस इंसान का फार्मा का बैकग्राउंड है वो आपको ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में कैसे एक्सपर्टीज दे सकता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। एंड ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनमें ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मान लीजिए उन्होंने पहले महीने में 5 लाख की सेल कर दी, तो एकदम उनको लगता है अब तो मैं 50 करोड़ की कंपनी बना लूँगा, 100 करोड़ के बना लूँगा एंड ऑल दैट। वो ये नहीं वेट करते कि, या उनमें इम्पेशंस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मतलब वो ये नहीं देखते कि यार चलो साल 2 साल आप देख तो लो कि आप प्रॉफिट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। आपने 2 महीना प्रॉफिट करा, आप सीधा फंडिंग लेने चले गए। उसके बाद फॉर्चुनेटली आपके कुछ महीने और अच्छे चले गए, फिर आप सीधा आईपीओ में चले गए। अब आप आईपीओ में गए तो उसके बाद आपकी बैंड बज गई, क्योंकि सब लोगों ने अच्छी तरीके से आपके फंडामेंटल चेक करे एंड उसके बाद कुछ ऐसी बातें आपके सामने आई जिसकी वजह से आपको पता लगा कि अरे नहीं, हमारे प्रोडक्ट में तो ये कमी है, वो कमी है, ये है, वो है। जब भी ये न्यू एज कंपनीज के फंडामेंटल्स खराब होना, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ नॉलेज भी उसका रीजन रहता ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो गाइज मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आजकल जो न्यू एज कंपनीज है उनके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं। अगर आपके हिसाब से कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं इनके फंडामेंटल्स खराब होने के, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।